गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर नंबर 3 आप लोगों का ख़त्म हो गया। अब हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आपको आपके सिलेबस चेंज हो गए हैं, तो आप लोगों को पता होगा सिलेबस में कौन कौन सा क्या क्या आएगा। मैं आपको यहाँ पे मैंने ऊपर लिख दिया कि क्या क्या आएगा। सबसे पहले 4.1 भूमिका, उसके बाद 4.2 रैखिक समीकरण क्या होता है ये आप लोगों को पता करना है, मतलब जानना है। उदाहरण 1-2 करना है, स्वाध्याय 4.1 करना है, उसके बाद 4.3 रैखिक समीकरण का हल, उसके 3 और 4 उदाहरण करने हैं, उसके बाद स्वाध्याय 4.2 करना है, उसके बाद 4.4 द्विचल, मतलब द्विचल को सॉरी गुजराती में हो गया है दो चर। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करेंगे फिर उसका आलेख बनाएंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 4 का सिलेबस है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले इस वीडियो में क्या है, इंट्रोडक्शन मतलब भूमिका ये सब जो जो इंट्रोडक्शन दिए हुए 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा भूमिका। सबसे पहले जानेंगे हम कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब आप लोगों को पता होगा, और एक चर का मतलब भी आप लोगों को, रैखिक समीकरण मतलब क्या होता है? एक चर क्या होता है जिसमें सिर्फ एक ही चर हो। जैसे कि हम लोग पोलिनोमियल मतलब बहुपद लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, जैसे कि ए एक्स ले लो, बी वाई प्लस सी। इसमें देखो एक चर ये, एक चर ये, दो दो चर है ना, इसमें सिर्फ एक ही चर है। रैखिक समीकरण मतलब इसका पावर देख रहे हैं कितना है, 1 है। अगर स्क्वायर में होता तो वो रैखिक नहीं होगा था। यहाँ पे पावर 1 है इसलिए ये रैखिक समीकरण है। कोई भी, और दूसरी बात ये है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको सिर्फ एक हल मिलेगा। एक चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने पर, अद्वितीय इसको हिंदी में बोलते हैं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सिर्फ हमको एक ही सॉल्यूशन मिलता है। अगर दो चर वाले को सॉल्व करेंगे तो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे हमको। तो यहाँ पे एक चर वाले रैखिक समीकरण का यहाँ पे एक उदाहरण ले लिया, x+1 = 0। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, अगर हम इसको सॉल्व भी करने जाएंगे तो -1, सिर्फ एक ही वैल्यू इसकी मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। इसको भी सॉल्व करें, x -√2, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी हमको। फिर आगे आते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, इसको 4.2 क्या है आपका रैखिक समीकरण। अब रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। एक रैखिक समीकरण पर तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमको बताना है कि रैखिक समीकरण पर कब कब प्रभाव नहीं पड़ता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है, समीकरण के दोनों तरफ समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए तब कोई भी रैखिक समीकरण में प्रभाव नहीं पड़ेगा। सबसे पहले ये पता है आपका रैखिक समीकरण है या नहीं, स्क्वायर नहीं है तो जाहिर सी बात है रैखिक समीकरण है। अब इस पर प्रभाव बोला है इसमें तब नहीं पड़ेगा जब इसमें कोई भी संख्या, समान संख्या जोड़ी या घटाई जाए। तो जैसे कि ये देख लो, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे भी +5 है। अब इस दोनों समान है, जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि दोनों में +5 कर दिया हमने, और 5 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो +5 को -5 क्रॉस हो जाएगा। तो इस जो इसमें जो समीकरण दिया है उस पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। बस एक चीज़ और है इसमें, वही उदाहरण लेके हम फिर से समझेंगे। अगर किसी संख्या में दोनों तरफ समान चीज़ गुणा की जाए या भाग की जाए तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे देख लो हमने गुणा किया हुआ है, अगर इसको करेंगे हम, ये गुणे में 4 है, y+2, यहाँ पे ये 4 गुणे में इधर आएगा तो भाग भी हो जाएगा, ये इससे क्रॉस हो गया। तो क्या हमारा समीकरण जैसा था सेम टू सेम वैसा ही समीकरण है, कोई चेंजेस इसमें नहीं आई है। अब आगे देखते हैं, आगे है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब पहले हमने एक चर वाला देखा, अब देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। उस समीकरण को जिसे ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है हो, और जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे कि हम अगर इसको उदाहरण के रूप में ले, जैसे कि 3x + 4y + 5 = 0। वास्तविक संख्या रियल नंबर आप लोगों को पता होता है क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वास्तविक संख्या जरूरी नहीं कि वो प्लस में ही हो, माइनस में भी हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है, कोई भी संख्या यहाँ पे हो सकती है, लेकिन नंबर्स होंगी और कोई चर नहीं होगा, नंबर होंगे। इस चर के साथ जो मल्टीप्लाई में रहता है वो क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं। और जहाँ a और b शून्य नहीं है, a और b शून्य नहीं है मतलब अगर ये शून्य हो गया तो इसके साथ जो यहाँ पे x दिया हुआ है उसके साथ जो चर दिया है y, वो दोनों भी शून्य हो जाएंगे। इसलिए ये और a और b कभी भी शून्य नहीं होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहा जाता है। ऐसे मतलब
उस समीकरण को जिसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं और ए और बी शून्य नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। उसके मैंने कुछ उदाहरण भी नीचे लिखे हुए हैं, जैसे कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, उसके बाद 2s प्लस 3t। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम क्या जानते हैं कि 1 है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं हमारा रैखिक समीकरण का हल। इसको हल कैसे करेंगे? कोई भी रैखिक समीकरण दिया हो तो उसको आपको पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण रहेंगे तो उसके एक से ज़्यादा हल आते हैं, और एक चर वाला रहेगा तो उसके सिर्फ एक ही हल आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल देखेंगे कैसे होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण को अनेक हल होते हैं। कैसे? जैसे कि यहाँ पे देख लो एक्स और वाई दो चर दिए हुए हैं। पहले हम एक्स की वैल्यू मान लेते हैं, क्या? 0 मान लेते हैं। एक्स की हम 0 मान लेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3y इक्वल 12, y बराबर 12/3। इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 4। तो हमारा x है 0 और y कितना है? 4। ये आया, एक वैल्यू आई। इसी समीकरण से हमको दूसरी वैल्यू भी मिलेगी। अगर हम y बराबर 0 रख देंगे तो क्या आएगा? 4x इक्वल टू 12, x बराबर 12/4। इनको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। 0 और 3, सॉरी 3 और 0। x पहले आता है, y बाद में आता है। राइट? अब ले रहे हैं एक चर होता तो क्या होता? सिर्फ एक हल मिलते, लेकिन दो चर है इसलिए यहाँ पे क्या हुए हैं? दो दो हल मिले हुए हैं इसके। ठीक है, अब आते हैं क्या? दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, इसके बारे में देखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे हल के बारे में तो हमने देख लिया। अब आलेख मतलब जो हमारे ये इसके हल आते हैं उसको हम आलेख पे कैसे प्रदर्शित करेंगे वो। और आलेख पे प्रदर्शित करना आप चैप्टर नंबर 3 में सीख चुके हैं। फिर यहाँ पे देख लो कुछ लिखा हुआ है। दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का ज्यामितीय रूप से एक ऐसी रेखा से निरूपित किया जा सकता है जिसमें सभी बिंदु समीकरण के हल होते हैं। इसे रैखिक समीकरण का आलेख कहा जाता है। मतलब जो हमें समीकरण दिया रहेगा उसका जो हल मिलेगा उसको हम क्या करेंगे? आलेख पर दर्शाएंगे। उसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण का हल। और एक चीज आपको बता दें, कोई भी ग्राफ खींचने के लिए हमको समीकरण के कम से कम दो हल अवश्य मिलने चाहिए। दो हल मिल रहे हैं आप लोगों को? अगर दो चर वाला है तो जाहिर सी बात है दो हल आपको मिलेगा। ठीक है, और दूसरी बात, आलेख पर हम दर्शाते हैं तो वो क्या होता है? रैखिक होता है। रैखिक मतलब जैसे तो है नहीं किसी से टेढ़ा मेढ़ा जाता है। हम कोई भी दो क्या बोलते हैं बिंदुओं को दर्शाते हैं तो क्या करते हैं? एक रेखा खींचते हैं। वो कैसी होती है? स्ट्रेट लाइन, मतलब रैखिक होती है, सीधी रेखा। तो उसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। और भी कुछ है इसमें एक चीज और है। एक घात वाले बहुपद समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को रैखिक समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका ज्यामितीय निरूपण सरल रेखा होती है। ज्यामितीय निरूपण का मतलब है जो हम आलेख पर दर्शाते हैं वो क्या होती है? सरल रेखा होती है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके दो हल मिलेंगे तो हम इसको आलेख पे प्रदर्शित करके आपको बताएंगे कैसे वो सरल रेखा होती है। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? एक्स को 0 लेंगे। अभी हमने आगे यही सॉल्व किया, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। वाई कितना आएगा हमारा? एक्स को 0 लिया तो वाई कितना आएगा? 4। मतलब हमको पहला मिला है 0 और 4, पहला हल। अगर y को 0 लेंगे तो x कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे 0। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु होता है। यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4। आगे भी लिख सकते हैं पर इसमें दोनों प्लस में तो हमने सिर्फ प्लस की लाइन लिखी है। x 0 है, y 4 है। x 0 है, y कितना है? 4 है। तो यहाँ पे आएगा 0 4 और x 3 है, y 4 है। तो यहाँ पे 3 और y 0, सॉरी। अब देखो इस बिंदु को इस बिंदु से हम क्या करेंगे? सीधी रेखा में मिला देंगे। सॉरी, आप लोग स्केल से कीजिएगा। तो क्या हो रहा है? बन रहा है ना सीधी सरल रेखा। इसको ही बोलते हैं, ये हमारे समीकरण का आंसर। राइट, ये था। और एक चीज, अगर हम जैसे कि अगर दूसरा इक्वेशन k इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू के एक्स है। अब बताओ ये कहाँ से होके गुजरेगी? ये हमेशा
y बराबर के एस के रूप में समीकरण आलेख पर एक रेखा होती है जो सदा मूल बिंदु से होके गुजरती है। मूल बिंदु से क्यों होके जाएगी? अगर हम y को 0 लेंगे तो x क्या होगा? 0 हो जाएगा। y को 0 लिया तो x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। y को 0 लेंगे तो x 0 होगा और x को 0 लेंगे तो y 0 हो जाएगा। अब x और y दोनों 0 हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है 0 तो मूल बिंदु पे ही आता है ना। 0 0 ये होता है हमारा मूल बिंदु। जो रेखा जाएगी वो यहीं से होके जाएगी, मूल बिंदु से होके जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? y इज इक्वल टू के एक्स। ये इस लाइन पे बनेगा इस समीकरण का हल। तो आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही था। आगे का एक्सरसाइज करेंगे हम 4.1 नेक्स्ट वीडियो।